मेरे प्यारे साथियों, आज गोलीय दर्पण में समझेंगे ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, या छोटे छोटे चीज को मुख्य शब्दावली को समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग F बराबर R/2 यानी कि F बराबर R/2 को देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग फिर किरण आरेख को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अगर हमने बताया था कि गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, हमने ये बताया था। और गोलीय दर्पण का परिभाषा हमने ये दिया था, वह दर्पण जो खोखले गोले का भाग हो, खोखले गोले का भाग हो। तो एक बात बताइए, तो गोलीय दर्पण यानी कि गोल होता था। दर्पण कैसा होता था? गोल। दर्पण गोल होता था और उसी दर्पण का एक भाग होता था। जैसे ये गोल दर्पण है, अगर इस गोल दर्पण में एक गोल दर्पण है, अगर इस इधर की भाग तरफ, अगर मान लीजिए ये भाग अगर इधर हम थोड़ा रंगाई कर दें, अगर इसके पीछे की तरफ अगर हम रंग दें मतलब AGBR लगा दें, ये दर्पण का पीछे भाग है। रंगाई करना मतलब दर्पण का पीछे भाग, इसको भी रंग देंगे तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो भैया ये दर्पण हो जाएगा आपका, ये दर्पण हो जाएगा उत्तल और ये दर्पण हो जाएगा आपका अवतल। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आपका परावर्तक सतह है आगे, यानी कि कोई भी किरण जाएगी तो इधर से जाएगी, न कि पीछे जाएगी। ये आपका रंगा हुआ भाग है, तो रंगा हुआ भाग मतलब पीछे हो जाता है। इधर जो है, अगर आप अगर फेस देखिएगा इस दर्पण में तो किधर देखिएगा? इधर खड़ा रहिएगा या इधर खड़ा रहिएगा? तो इधर खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे भाग है, रंगा हुआ भाग पीछे है। तो एक बात बताइए, अगर हम वृत्त खींचते हैं तो इसका भी तो एक केंद्र होता है। इसके केंद्र को क्या बोलते हैं? यानी कि सी, केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। तो उसी तरह इसका भी तो एक केंद्र होता होगा, क्योंकि ये दर्पण का एक गोला, ये दोनों दर्पण जो है एक गोले का ही तो भाग है, तो इसका भी केंद्र होगा। तो इसका भी केंद्र होगा। जब वृत्त का केंद्र होता है तो इस दर्पण का भी केंद्र होगा। क्यों? क्योंकि ये गोलीय दर्पण का भाग है। जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, ये गोलीय दर्पण का भाग है। अब इसमें यहां वृत्त के केंद्र को, वृत्त के बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। उसी तरह इस दर्पण के बीच वाले बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। और यहां से यहां क्या होता है? त्रिज्या होता था। किसी बिंदु से किसी भी, यानी कि यहां से यहां की दूरी भी क्या कहा जाता था? वक्रता त्रिज्या कहा जाता था। तो उसी तरह यहां से यहां की दूरी वक्रता, ये त्रिज्या कहा जाता था। ये वक्रता त्रिज्या नहीं, हम वक्रता त्रिज्या बोलें क्या? ये वक्रता त्रिज्या नहीं कहा जाता था, ये त्रिज्या कहा जाता था। तो ये जो है दर्पण का भी तो त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसका नाम है वक्रता त्रिज्या। और अब देखिए, इसको हम बाद में बताएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। और इसको केंद्र बोलते थे, इसको त्रिज्या बोलते थे। इसको भी वक्रता केंद्र बोलेंगे और इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। आई मेरी बात समझ में? अब चलिए हम लोग समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है। सबसे पहला चीज आता है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल। गोलीय दर्पण, देखिए ये क्या हुआ? गोलीय दर्पण। ये क्या हुआ? गोलीय दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण का ही भाग को लेना है। हमने क्या बताया कि भाग को लेना है, कुछ भाग को, पूरे दर्पण को नहीं लेना है। गोलीय दर्पण के खोखले कुछ भाग को लेना है। तो इस गोलीय दर्पण के, ये दर्पण हुआ, ये क्या हुआ? दर्पण हुआ। इस दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वही लिखे हैं, देखिए परिभाषा पढ़ के। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में पोल कहा जाता है। पी से, यानी कि ध्रुव को पोल कहा जाता है। पहला अक्षर पी है, इसलिए इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि ध्रुव को पी द्वारा डिनोट किया जाता है। आई मेरी बात समझ में? अगर हम पी लिखेंगे तो यानी कि ये दर्पण का ये क्या हुआ? बीच वाला भाग क्या हुआ? ध्रुव। ध्रुव मतलब पी। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, यहां दो दर्पण बनाए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे? देखिए, उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक सतह ये है, तो इसका परावर्तक सतह उभरा है और इसका परावर्तक सतह धंसा है। अब इधर तो रंगे है ना, ये पीछे वाला भाग हो गया ना। तो अब देखिए, इसका भी क्या हो जाएगा? ध्रुव यहां हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में?
अब देखिए दूसरा चीज है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस तरह एक वृत्त का केंद्र होता है ना, उसी तरह ये दर्पण क्या है, एक वो गोलीय दर्पण है, तो इसका भी तो केंद्र होगा। तो इस केंद्र को यहां ये जो बीच वाले बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? इस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अब देखिए यहां दो दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जरा ध्यान से समझिएगा इसमें। उत्तल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में यहां ये बीच बिंदु हो जाएगा, यानी कि कर्वेचर वक्रता केंद्र यहां हो जाएगा। सी, वक्रता केंद्र को किससे दर्शाया जाता है? सी, या इसका बीच भाग ये हो जाएगा। और इसका बीच भाग ये देखिए ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा इधर बीच भाग, तो इसका जो है बीच वाला जो भाग हो जाएगा, यानी कि जो वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा, इधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये भाग होगा तो ऐसे ना गोला होगा जी, ऐसे गोल ना होगा, इधर गोल तो नहीं होगा, इसलिए इसका जो है वक्रता केंद्र जो है हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए बोलिएगा कि अब यहां रंगा हुआ है तो यहां पीछे आप वक्रता केंद्र दे रहे हैं। हाँ, इसमें उत्तल दर्पण में पीछे वक्रता केंद्र होता। क्यों? क्योंकि अब हम बताए हैं कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, जो आभासी बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये समझे, वक्रता केंद्र हम लोगों ने समझ लिया। अब वक्रता त्रिज्या को समझिए। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो देखिए ये यहां से ये क्या है, ये आपका एक गोला है, तो यहां से यहां की दूरी को, केंद्र से यहां की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो उसी तरह इंग्लिश में वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहता है। यहां था गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, यहां है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां की जो दूरी है C से P की दूरी, ये देखिए, हम यहां देखिए इसका गोल भाग ऐसे है, गोल भाग ऐसे है। अब देखिए इसका जो गोल भाग है, इसका गोल भाग ऐसे है, मिट गया, इसका गोल भाग ऐसे है। देखिए गोल नहीं हो पाया, हम रफली में बना रहे हैं, इसका गोल भाग ये है। तो यहां से, अब यहां से C से यहां की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। तो हम इस तरह वक्रता त्रिज्या लिख दें, ऐसे वक्रता त्रिज्या को हम लिख देते हैं, रेड पेन द्वारा लिखते हैं, डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? R से। आई मेरी बात समझ में? यहां से भी हो जाएगा R। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको हम मिटा दें, उम्मीद करते हैं आप समझ जाइएगा। ये गोल है, अरे गोल का ही ना आधा भाग लेना है, क्योंकि उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ही भाग है और अवतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो यानी कि ये गोल है, हम गोल का कुछ हिस्सा लिए हैं, पूरा हिस्सा नहीं लिए हैं। अब ये हम लोगों ने समझा, वक्रता त्रिज्या को समझा। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट किया जाता है। अब मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष ये जो हुआ, ये आपका जो सीधा जो लाइन हुआ, ये जो बीचों बीच में जो रेखा काटा, सरल रेखा था, इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इसमें लिखा, मुख्य अक्ष को मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को P से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को, सीधी रेखा को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। आई मेरी बात समझ में? हम लोगों ने मेन एक्सिस को भी समझा, यानी कि ये क्या हुआ? मुख्य अक्ष। आई मेरी बात समझ में? और ये भी क्या हुआ? मतलब उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हुआ और अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हुआ। समझे? अब समझते हैं फोकस, ये मेन है, इसको समझना है। फोकस किसे कहते हैं? देखिए हमने क्या कहा था कि प्रतिबिंब दो ही किरण, कोई भी वस्तु से दो ही किरण आएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने में दो ही किरण सफल होंगे, यानी कि दो ही किरण जो है प्रतिबिंब को बनाएंगे।
तो मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यहां देखिए मुख अक्ष के समांतर आएगी किरण, एक मुख अक्ष के समांतर किरण आएगी, और जब किरण आएगी तो ये दर्पण से टकराएगी, यानी कि दर्पण से टकराकर, और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के बाद मुख अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलेगी, तो परावर्तन होगा तो क्या ऐसे ही लौट जाएगा, क्या ऐसे करके आएगा तो ऐसे नहीं लौटेगा जी, ऐसे नहीं लौटेगा, फिर उसी दिशा में वापस नहीं आएगा। तो परावर्तन होने के बाद मुख अक्ष पर जिस बिंदु पर आकर मिलेगी उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी कि फोकस में सीधा अर्थ समझिए कि फोकस तभी, अगर फोकस टकरा कर वापस इस जगह पर लौटी और इस जगह पर मिली तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा अगर फोकस नहीं टकराएगा, अगर प्रकाश की किरणें नहीं टकराएगा दर्पण से, तो वहां प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसको हम मिटा दें, तो हम इसको मिटा देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा आपका फोकस। यानी कि ये बात समझिएगा कि फोकस जो होता है एनी टाइम सी से आधा पर होता है, यानी कि यहां से P और C की दूरी होती है ना, यहां से P और C, यानी यहां से P और C यानी कि PC है, और फोकस जो है यानी टाइम वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहां फोकस कहां हो जाएगा, यहां बीच में हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। आई मेरी बात समझ में? अब फोकस दूरी कहेगा तो फोकस को बड़ी एफ से दर्शाते हैं। तो फिर से एक बार फोकस को हम लोग समझते हैं। मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, समांतर मतलब समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन होती है, तो परावर्तन होने के बाद मुख अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहां मिलेगी और इस दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, इसलिए यहां मिलती हुई प्रतीत होता है। हम समझाएं कि मिलती हुई प्रतीत कैसे होता है, हम बताए थे कि मिलती हुई प्रतीत मतलब क्या होता है। तो मिलती हुई प्रतीत होता है वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। इसे बड़ी एफ यानी कि कैपिटल एफ द्वारा लिखा जाता है, यानी दर्शाया जाता है। आई मेरी बात समझ? और फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी अगर पूछ दे तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो यहां दर्पण के ध्रुव से, ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटी एफ से दर्शाया जाता है, समझे? दर्पण ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसका फोकस दूरी ये हुआ, इसका फोकस दूरी ये हुआ। अब माइनस प्लस अभी हम नहीं ले रहे, कहां होगा माइनस कहां होगा प्लस, इसको समझाएंगे बाद में, ठीक है? तो ये था फोकस दूरी, फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। कुछ याद रखने योग्य बातें। अब देखिए इसमें कुछ याद रखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। वस्तु जो है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखना है। अब दर्पण के बाईं क्या होता है ससुरा दाईं होता है, और ये बाईं होता है। दायां और बायां में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको राइट हैंड बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। अब याद रखने का ट्रिक, दायां कैसे, हम किसी को देते हैं, किस हाथ से देते हैं? ई हाथ से। तो दो से देते हैं और दो से दायां, तो ये जब दायां हो जाएगा तो ये बायां हो जाएगा। देते हैं मतलब समझे, दो फाइट देते हैं तो किस हाथ से? ये हाथ से। और हम लोग ये दायां हो जाएगा, दो से देते हैं, दो से दायां, और ये जब दायां होगा तो ये बायां होगा। आई मेरी बात समझ में? तो वस्तु हमेशा, ये मान लीजिए कौन दर्पण है, आप लोग बताइए इसको, कौन दर्पण है? ये जो है दर्पण आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, चूंकि इसका परावर्तक सतह धसा है। तो इसमें वस्तु को जो है, ये देखिए ये मुख अक्ष है, वस्तु जब भी रहेगा दर्पण के बाईं ओर रहेगा। तो इधर देखिए ये दायां है, ये बायां है, तो किधर रखना है? यानी टाइम वस्तु जो है बाईं ओर रखना है, यानी कि यहां वस्तु को रखेंगे, ठीक है? वस्तु को ए और बी से डिनोट करते हैं। और किरण को हमेशा बाईं ओर से लाना है। किरण भी कहां से आएगी? बाईं ओर से। ये देखिए ये दायां हो गया, बायां होगा, किरण को एनी टाइम बायां से लाना, बाईं तरफ से लाना है, बाईं तरफ से।
आई मेरी बात समझ। वस्तु को भी किधर रखना है, बायां तरफ से रखना है। किरण को हमेशा बाईं तरफ से लाना है, और बाईं तरफ से लाएंगे। अगर अनंत से किरण आएगी, मान लीजिए ये यहां वस्तु था तो यहां से ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, मान लीजिए सी, और ये आपका एफ हो गया, ये आपका पी हो गया। ठीक है, एफ जो है सी का आधा होता है, एकदम याद रखना है, आगे प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको। तो एनी टाइम वस्तु जो है, वस्तु को बाईं तरफ रखना है, और किरण को भी लाना है तो बाईं तरफ लाना है। जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका मुख अक्ष हो गया। तो मुख अक्ष हो गया तो वस्तु को किधर से लाना है, वस्तु को जो लाना है इधर आपका क्या हो गया सी, और इधर हो गया आपका एफ। तो वस्तु किधर से आएगी, हमने क्या बताया कि वस्तु को एनी टाइम जो है बाईं ओर से लाना है। तो ये आपका हो गया बाईं, तो इधर से लाना है वस्तु को, वस्तु को इधर रखना है। वस्तु ये ए और बी ये वस्तु हो गया, और किरण भी आएगी इधर से आएगी। अब ये बात अलग है कि इधर आकर मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, ये तो हम आगे चलकर बताएंगे। लेकिन वस्तु को किधर रखना है, ये आपका वस्तु हो गया। ए और बी से हम डिनोट कर दें, अगर हम ए से डिनोट कर दिए ए और बी से, तो ये क्या हो जाएगा वस्तु। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब। हमने बताया कि वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब। अब अगर इसका इमेज बनेगा तो ए डैश बी डैश इमेज कहते हैं वस्तु, यानी कि वस्तु का बिंब, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि बिंब का प्रति बन रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। यानी कि इसका इमेज बनेगा तो इसको हम लोग ए डैश बी डैश से दर्शाते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो ये चीज समझना, आपको याद रखना है, वस्तु को हर हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखना है। अब बाईं, अब दायां और बायां आप समझ रहे हैं। किरण को हमेशा किधर लाना है, बाईं तरफ से लाना है। और जो किरणें अनंत से, मान लीजिए ये दर्पण है आपका, और ये आपका क्या है, हम रफली में बना रहे हैं, ये आपका दर्पण है। कौन सा, अवतल दर्पण। एकदम कंठस्थ, एकदम एक बार देखिए और पहचान लीजिए फटाक से। ये जैसे देखिए, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में अगर अनंत से, अगर एगो किरण अनंत से आ रही है, तो जो अनंत से आएगी किरणें, वो मुख अक्ष के समांतर आएगी। वो कैसे आएगी, मुख अक्ष, ये मुख अक्ष है, इसके समांतर, यानी कि समान अंतर पर आएगी, और दर्पण से टकराकर वो किधर लौटेगी, फोकस। प्रतिबिंब बनाने के लिए किन्हें दो किरणों की आवश्यकता होती है, हम तो बता चुके हैं आपको पहले ही। कोई भी बिंब का, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही किरण आएगी, दो ही किरणों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग अगला में, अगर आगे वीडियो में किरण आरेख खींचेंगे तो दो ही किरण को लाएंगे और दो ही किरण को मिलाएंगे। जहां किरण, ये दोनों किरण जहां मिल जाएगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। आई मेरी बात समझ में, समझे कि नहीं समझे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। आज हम लोग मुख्य शब्दावली को समझे दर्पण में। देखिए दर्पण से जो क्वेश्चन आता है ना, मुख्य किरण आरेख से आता है। तो अगला वीडियो हम लोग चिन्ह परिपाटी, और यानी कि नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति और किरण आरेख को समझेंगे। इसके बाद F बराबर R/2 को समझेंगे, फिर 1/F बराबर 1/U + 1/V को समझेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल को भी देख लेंगे। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं हर वीडियो की तरह आपको ये भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।